स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था अध्याय 4 के अंदर कि हमारे यहाँ 1857 की क्रांति के बाद कैसे देश में उग्र क्रांतिकारी आंदोलन हुए। ठीक है, नरम दल गरम दल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अलग अलग नेता के बारे में पढ़ा। बाल गंगाधर तिलक ने जो हमको नारा दिया था उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और इन सब के बारे में। तो आइए अब हम पढ़ते हैं विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विदेशों में भी क्या हो गए, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। किसको? भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने। तो भारत में शुरू हुई उग्र आतंककारी प्रवृत्तियाँ भारत के बाद ठेठ, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, बर्मा, मलिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रूस आदि देशों तक फैली। तो ये विदेशों के अंदर भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन थे वो कहाँ पर फैल गए थे? विदेशों में। विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ और सक्रिय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल धिंगरा, वीर सावरकर। देखो फोटो में आपको दिखाई दे रहे, वीर सावरकर है, ये मदन लाल और उधम सिंह है, फिर ये श्यामजी कृष्ण है, ये मैडम कामा है, लाल हरदयाल, उधम सिंह राजा, महेंद्रपाल मैडम, भिखाईजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल, मौलाना बख्शी, चंपर रमन पिल्लाई, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदाक्ष बख्श जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। किसके अंदर? विदेशों के अंदर जो क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ थी उसके अंदर। ये सब कौन थे? भारतीय थे। विदेश में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ, कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्तियाँ या ऐसी घटनाएं घटी है जो विदेश के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देती है। विदेश में होने वाली क्रांतिकारी प्रवृत्तियों द्वारा भारत की क्रांतिकारी प्रवृत्ति को गति मिली। इंग्लैंड से गुप्त रूप से रसोइये के बिस्तर में पिस्तौल भारत भेजते थे। अब ये क्या करते थे? जो रसोइये होते थे वो रसोइये क्या होता है? खाना बनाने वाले। तो वो जब भी आते थे तो अपना सामान के साथ क्या लाते थे? भारत के अंदर शस्त्र लाते थे, बंदूक लाते थे। पिस्तौल मतलब बंदूक। क्रांतिकारियों की आलोचना करने वाले अंग्रेज विलियम वायली की मदन लाल धिंगरा ने हत्या कर दी थी। और जो क्रांतिकारों की आलोचना मतलब उनकी बुराई करते थे, कौन? विलियम वायली, उसकी मदन लाल ने क्या कर दी थी? हत्या। 1907 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंट लिंक संस्था की स्थापना की। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1907 में किसकी स्थापना की गई थी? कौन सी संस्था की? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की, जिसकी बाद में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी नाम दिया। बाद में इंडियन इंडिपेंडेंट लिंक का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? गदर पार्टी। 4 भाषाओं में गदर साप्ताहिक शुरू किया गया और 4 भाषाएं, अलग अलग भाषाओं के अंदर साप्ताहिक मतलब पूरे सप्ताह की एक पत्रिका शुरू की गई। इस प्रवृत्ति में तारकनाथ दास और करतार सिंह भी शामिल थे। जर्मनी में चंपक रमन पिल्लाई ने हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की रचना करके इराक को मुख्यालय बनाया। अब देखो, जर्मनी में भी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की रचना किया। उसका मुख्यालय किसको बनाया? इराक को। वहाँ से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में सर्वप्रथम मैडम कामा, तो देखो एक परिषद कौन सा था? अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद। उसमें सर्वप्रथम मैडम कामा ने क्या किया था? तैयार किया था क्या? राष्ट्रध्वज। उस राष्ट्रध्वज को फहराया गया। अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काम चलाऊ स्वतंत्र सरकार की रचना की गई। इसमें बरकतुल्ला, आबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह आदि थे। इस सरकार ने रूस, जर्मनी, तुर्की आदि से सहायता प्रदान करने का प्रयास किया। तुर्की के प्रधान अनवर पाशा और गवर्नर को भी मिले। रेशमी रुमाल पर लिखे गालिब नामा षड्यंत्र, सभी मुस्लिमों ने एकत्रित संगठन होकर ईसाइयों के विरुद्ध जंग शुरू की और पकड़े गए। मतलब मुसलमानों ने किया था, आपको पता था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? फूट डालो, नीति करो, उस वजह से। तो आप देखते हो ना कि पहले राजा महाराजा क्या करते थे? रेशमी कपड़े पर क्या करते थे? अपना संदेशा भेजते थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने हस्ताक्षर वाले सोने की पट्टी रूस के जार के पास भेजी, जिसमें जार को इंग्लैंड के साथ संबंध तोड़ डालने के लिए कहा था। किसने कहा? महेंद्र प्रताप ने। क्या आप रूस के साथ अपने संबंध तोड़ दो। रूस के क्रांतिवीर ट्रॉट्स्की ने भतो भारत में क्रांतिकारी को सभी तरह से सहायता देने का वचन दिया था। बर्मा ने सोहन लाल पाठक और सिंगापुर में परमानंद में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की। इसके अतिरिक्त कामागाटामारू और तोशामारू स्टीमरों की घटना ने क्रांतिकारियों को विदेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जागृत करने के लिए प्रेरणा शक्ति प्रदान की। अब आप देख रहे हो जैसे बर्मा के अंदर है, सिंगापुर में कामाटामारू,
तोशा मारो, इन सभी के अंदर जो घटनाएं हुई आंदोलन के अंतर्गत, उन सभी ने क्या किया, इन आंदोलनों को गति प्रदान की। भारत के राष्ट्रीय और उग्र आंदोलन के इतिहास में देशभक्ति से भरे 18 से 24 वर्ष की आयु के युवक ही थे। देखो हमारे देश के अंदर जो उग्र क्रांतिकारी के अंदर ऐसे युवक थे जिनके अंदर बहुत जोश था। मौत को मुट्ठी में लेकर कोई भी साहस और रोमांच कार्य वे पूरा करते और पकड़े जाने पर हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम का गगनभेदी नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे। अब वो क्या करते थे, अगर पकड़े जाते थे तो अंग्रेज क्या कर देते थे, उनको मार देते थे। तो वो एक नारा लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम, और फांसी पर चढ़ जाते थे। इस तरह से मातृभूमि की आज़ादी के लिए, उत्तम ध्येय के लिए वीरगति को प्राप्त हो जाते। जैसे अभी है ना बॉर्डर पर हमारे सैनिक, उन्होंने जो ऊंची देशभक्ति, त्याग और बलिदान दिया, वे युवा पीढ़ी को सदियों तक प्रेरणा देते। और उनका जो बलिदान था हमारे देश को आज़ाद कराने का, वो आज भी हम क्या करते, याद करते। उनसे हमको क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती। ये सारे पार्ट आपके सिलेबस में क्यों रखे जाते हैं, ताकि आपको भी क्या देशभक्ति की क्या मिले, प्रेरणा मिले। अब देखो सबसे पहला हुआ था माल्टो मिंटो सुधार 1909 में। कब हुआ था, 1909 में। फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के बीच कौमी वैमनस्य खड़ा करने की योजना बनाई। मैंने आपको बताया था ना 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो कौमी मतलब अपने कौम को लेकर एक दूसरे में खटास पैदा की थी। आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मंडल वायसराय मिंटो से मिला। उस समय भारतीय मंत्री मार्ले थे। देखो भारत में कौन मंत्री थे, मार्ले। इस सुधार को मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है। इसीलिए इस सुधार को क्या कहा जाता है, मार्लो मिंटो सुधार। गांधी जी का भारत में आगमन। अब देखो गांधी जी का भारत के अंदर आगमन होता है। क्यों, गांधी जी कहाँ पढ़ने चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध सत्याग्रह की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़कर भारत वापस आए थे। देखो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद मतलब काला गोरा, उसमें बहुत भेद था। तो उन्होंने वहाँ क्या करी, रंग भेद के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी। उसके अंदर वो क्या हुआ, सफलतापूर्वक विजयी हुए और 1915 को भारत आए। अपने राजकीय गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने भारत में बहुत से भागों का प्रवास करके भारतीय जीवन को पहचानने का प्रयास किया। अब उनके राजकीय गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और जो उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, राजचंद्र। तो उनकी प्रेरणा लेके वो पूरे भारत के अंदर घूमे, यहाँ के लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे, उनका क्या क्या शोषण होता था। हिंदुस्तान की गरीबी का मूल अंग्रेजों द्वारा होने वाले शोषण को कारणभूत मानकर हिंद में से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उपाय का विचार किया। फिर उन्होंने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ रही, क्यों, अंग्रेजों के कारण। तो उन्होंने सोचा अब इस अंग्रेजी सत्ता को मुझे समाप्त करना, और उन्होंने तरह तरह के उपाय किए। रोलेट एक्ट ईस्वी सन 1919 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के कानून विभाग में मंत्री रोलेट की अध्यक्षता सन 1919 रोलेट एक्ट बनाया। यह कानून क्रांतिकारी और राष्ट्रवादियों का दमन करने के उद्देश्य से बना था। व्यक्ति स्वातंत्र्य और वाणी स्वातंत्र्य को समाप्त करने वाला यह कानून काला कानून के रूप से जाना जाता था। देखो बेटा ये रोलेट एक्ट क्यों बनाया गया था, कि जो भी क्रांतिकारी है, जो राष्ट्रवादी, जो अपने राष्ट्र के लिए देशभक्ति बताता है, उनको क्या करना है, उनकी स्वतंत्रता को, उनकी वाणी को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये रोलेट एक्ट कानून बनाया। तो उसको काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है और उस पर मुकदमा चलाए बिना कई दिनों तक जेल में बंद रखा जाता था। अब इसका क्या है, एक्ट का क्या नियम था, कि यदि कोई भी संदेहास्पद मतलब यदि किसी पे थोड़ा सा भी संदेह हो तो उसको क्या कर दिया जाता था, गिरफ्तार, और बिना किसी सबूत के उसको क्या किया जाता था, उस पर मुकदमा चला के उसको जेल में बंद कर देते थे, जिससे गांधी जी ने उसे काला कानून कहा था। मोतीलाल नेहरू के मतानुसार दलील, अपील और वकालत का अधिकार छीन लिया। आपको देखो जैसे अभी देखते हो ना आप, कोर्ट के अंदर वकील होते हैं, वो दलीलें रखते हैं, अपीलें करते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने रोलेट एक्ट के तहत ये सब कुछ हटा दिया था। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को विरोधियों का दमन करने की विशाल सत्ता मिल गई, इसलिए उनके नेता और जनता में जगह जगह विरोध किया। अब लोगों ने क्या किया, इनका विरोध किया, किनका, ब्रिटिशर्स का। उसके विरोध
विरोध में सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन हुआ। सरकार ने दिल्ली से गांधी जी को गिरफ्तार किया। अब देखो लोगों ने क्या किया, जुलूस निकाले, प्रदर्शन किया। अभी आपने देखा ना, जैसे टीवी में भी आप देखते हो, यदि कोई अच्छा व्यक्ति होता है, यदि वो मर जाता है तो उसके प्रति भी जुलूस निकालते हैं। तो सरकार ने क्या किया, दिल्ली से किसको गिरफ्तार किया, गांधी जी को। कब, 6 अप्रैल 1919 में। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किए जाने पर आंदोलन उग्र हुआ। इन लोगों को क्या किया, गिरफ्तार किया। तो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा कि इनको छोड़िए, और नहीं छोड़ने पर उन्होंने क्या किया, ये जो आंदोलन था और उग्र हिंसक होता गया। पंजाब में सरकार के दमन का खुला दौर चलाया। फिर है जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, जालियांवाला बाग है। इसके अंदर क्या थे, बहुत से सिख पंजाबी लोग थे। उन निहत्तों पर इन ब्रिटिशर्स ने क्या चलाई थी, गोली चलाई थी। तो दिखाई दे रहा है आपको चारों तरफ से घेर कर। पंजाब में अमृतसर में लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई। उनके विरोध में बैसाखी के त्यौहार के दिन पंजाब के अमृतसर स्थित जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ था। बैसाखी आप देखते हो ना, पंजाबी लोग जो मनाते हैं उस समय। सेना के सैनिकों को लेकर जनरल ऑर्डिनल डायर वहां पहुंच गया। बिना किसी पूर्व चेतावनी के निर्दोष जनता पर मशीन गन से गोलियों की वर्षा की। उसने कोई चेतावनी नहीं दी और डायरेक्ट गोली चलाना शुरू कर दिया। बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें, बीच में खाली कुआं और बाहर निकलने का एक सकरा मार्ग था। वहाँ जालियांवाला बाग में क्या था, एक सकरा मार्ग था, बीच में कुआं था और बड़ी बड़ी दीवारें थी। असंख्य लोग गोली मार का भोग बने मतलब मारे गए। सरकारी विवरण के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 घायल हुए, जबकि कांग्रेस के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। ब्रिटिश सरकार की ओर से जांच करने वाले हंटर कमीशन ने जनरल डायर का बचाव किया और अज्ञानता से हुई प्रामाणिक भूल के रूप में क्षम्य मांगा। अब वो देखो कितने ना खराब थे, अपने जनरल डायर को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये अज्ञानतावश हो गया, भूल से हो गया, उसकी क्षमा मांगी। दूसरी तरफ डायर जब इंग्लैंड वापस गया तब उसे 2000 पाउंड तथा तलवार भेंट करके सम्मानित किया। और देखो इंग्लैंड गया तो उसको क्या दिया, 2000 पाउंड दिया और साथ साथ में एक तलवार दी उसको सम्मानित करने के लिए कि तूने अच्छा किया वहाँ गोली मार चलाकर। इससे भारत के लोगों को जबरदस्त आघात हुआ। इस अमानवीय हत्याकांड के बाद गांधी जी की अंग्रेजों के प्रति रही सही श्रद्धा भी डगमगा गई। इस घटना से समग्र देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की महत्वपूर्ण, फिर लोग क्या हो गए, वापस से राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई। असहयोग के भावी आंदोलन की भूमिका इस हत्याकांड ने पूरी की। खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जर्मनी के पक्ष में शामिल हुआ था। इंग्लैंड की विजय के पश्चात उसके साथ जो संधि की गई थी उसकी शर्तें अत्यंत कड़ी और अन्यायपूर्ण थी। तुर्की का सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म का खलीफा मतलब धार्मिक बड़ा था। उस पर जो कठोर शर्त लादी गई थी, इसका विरोध करते उसे हल्की करने के लिए भारत ने जो आंदोलन किया उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता। अब देखो बेटा क्या हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके अंदर तुर्की और जर्मनी के आपस में मिल गए। तो इंग्लैंड की विजय के पश्चात इन लोगों ने क्या किया, जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो शासन थे उस पर कड़े नियम बनाए, अन्यायपूर्ण नियम बनाए। तो उनको कम करने के लिए जो इस्लाम धर्म के खलीफा थे, जो धार्मिक बड़े गुरु माने जाते थे, उनको वो शर्तें मंजूर नहीं थी और उन्हीं के में क्या किया गया, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। अली बदू, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली इन आंदोलन के मुख्य नेता थे। देखो दोनों मुसलमान थे। हिंदू मुस्लिम एकता के विचार से गांधी जी ने उस आंदोलन के समर्थन देने का अनुरोध किया। और क्या, हिंदू मुसलमान होते हुए भी गांधी जी ने क्या बोला कि हम इसका समर्थन करेंगे, हम उनका साथ देंगे। कांग्रेस के सहयोग पर यह आंदोलन व्यापक बना। असहयोग आंदोलन 1920-22। असहयोग आंदोलन को दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन से स्वीकृति मिली। कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के बदले स्वराज्य की चाहिए ऐसी मांग बुलंद की। देखो असहयोग आंदोलन क्यों चला था, नागपुर के अंदर चला था। कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य को क्या कहा, हमको स्वशासन नहीं चाहिए, हमको स्वराज्य चाहिए, हमारा शासन नहीं, अब पूरा राज्य हमको हमारा वापस चाहिए। अब असहयोग आंदोलन के रचनात्मक पहलू क्या थे, क्यों उसकी रचना की गई थी। आंदोलन के सकारात्मक पहलू में हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ बनाना सबसे पहला काम था कि हिंदू और मुसलमान की एकता को वापस स्थापित करना।
स्वदेशी चीज़ वस्तुओं का आग्रह करना, मतलब हमारी जो स्वदेशी जो हमारे देश में बनती है उन चीज़ों का उपयोग करना। घर घर चरखा चलाना, आपने देखा ना गांधी जी ने चरखा बनाया था जिसमें खादी के कपड़े बनाए जाते थे। तिलक स्वराज्य फंड में 1 करोड़ इकट्ठे करना, जो बाल गंगाधर तिलक था उन्होंने एक फंड का निर्माण किया था, उसके अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करना। खादी, अस्पृश्यता निवारण, शराब निषेध, राष्ट्रीय शिक्षा का समावेश होता है। ये किसके अंतर्गत आया था? हमारे असहयोग आंदोलन के अंदर। अब खंडात्मक पहलू कौन कौन से थे? जबकि दूसरी तरफ सरकारी नौकरी, धारा सभाएं, सरकारी स्कूल कॉलेजों का त्याग करना, मतलब जो भी सरकारी नौकरी या सरकारी कॉलेज है जो हमको ब्रिटिशर्स देते थे उन सबको छोड़ देना, जो सरकारी अदालतें हैं, ठीक है, और जो भी लोग थे जो उनके तहत काम करते थे उन सबको त्यागपत्र देना, विदेशों के माल और है ना उनका बहिष्कार करना, और जो भी चीज़ है जो वो कार्यक्रम बनाते थे उन सब का बहिष्कार करना, ये हमारे खंडात्मक पहलू थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। आंदोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने अपने केसरे हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड सम्मान आदि भी त्याग दिया। देखो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को क्या नाम दिया था? केसरे हिंद की उपाधि दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का सम्मान दिया था। उन्होंने क्या किया? ये दोनों ही क्या कर दिया? दोनों ने अपना जो सम्मान था वो उनको वापस लौटा दिया। देश के अन्य नेताओं ने भी अपनी उपाधि या पदवी का त्याग किया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विद्यालय और कॉलेज छोड़ दिया। अब देखो विद्यार्थियों ने भी क्या किया? अंग्रेजी जो कॉलेज थे उनको छोड़ दिया। जगह जगह से विदेशी कपड़ों की होली जलाई, मतलब कपड़े जला दिए। ड्यूक ऑफ कैनाड भारत आया तब उसका बहिष्कार किया, और जो यहाँ पर कर्नल आए ड्यूक ऑफ कैनाड उस समय भी उनका बहिष्कार कर दिया। प्रिंस ऑफ वेलेक्स के सम्मान का भी बहिष्कार किया। ऐसे कदम न पूरे देश को अच्छी उत्तेजना उत्पन्न की, दूसरी तरफ राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज की स्थापना हुई। अब देखो ऐसे कदम ने पूरे देश के अंदर राष्ट्र भावना उत्पन्न की, और दूसरी जगह क्या हुआ? हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित हुए, हमारे खुद के जो राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेज स्थापित हुए, जिसमें काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात आदि में विद्यापीठ की स्थापना हुई, जो आज भी वो विद्यापीठ हमारे यहाँ पर है। स्वदेशों का प्रचार जोर जोर से होने से इंग्लैंड में आयात होने वाले कपड़े, जूते और अन्य चीज़ों में भारी कमी आई। क्यों? क्योंकि अब हमने विदेशों से सामान मंगाना छोड़ दिया था। इंग्लैंड को हुई भारी नुकसान से सारे ही अंग्रेज क्या हो गए? चौंक उठे। तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए से अधिक धन एकत्रित हुआ। देखो हमारा क्या था? असहयोग आंदोलन का रचनात्मक पहलू के 1 करोड़ होना चाहिए, तो हो गया। उस दौरान हिंदू मुसलमान एकता भी क्या हुई? जोरदार हो गई, मतलब बहुत तेज हो गई। हिंदू जमींदारों और मुसलमान किसानों के बीच हुआ मौपला विरोध टीका पात्र के नाम से, और ब्रिटिश सरकार ने कठोरतापूर्वक दबा दिया। अब देखो हिंदू जमींदार और मुसलमान किसानों के बीच एक क्या हुआ? मलबार, एक युद्ध हुआ जिसको मौपला विरोध के नाम से जाना जाता है, या टीका पात्र से। तो अंग्रेजों ने क्या किया? उसको दबाने के लिए कठोर प्रयास किए। इस आंदोलन को निष्फल बनाने के लिए सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। अंधाधुंध लाठीचार्ज, गोलीमारी, गिरफ्तारी, अमानवीय अत्याचार किए। हिंदू मुसलमान एकता को वो तोड़ने में क्या हो गए? असफल हो गए। तो आपको असहयोग आंदोलन समझ में आया? फिर है चोरा चोरी घटना और आंदोलन स्थगित होना। अब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में स्थित चोरा चोरी कस्बा, अब चोरा चोरी क्यों नाम लिखा है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है चोरा चोरी कस्बा। 5 फरवरी 1922 में निकले जुलूस में लोगों ने, पुलिस ने गोलियां चलाई। पुलिस की गोलियां समाप्त हो गई तब पुलिस चौकी में जाकर छिप उठे। अब देखो क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था? क्योंकि चोरा चोरी जो कस्बा था वहाँ आंदोलन हुआ, तो क्या हुआ कि पुलिस वालों ने उन पर गोलियां चलाई। जब गोलियां ख़त्म हो गई तो पुलिस वाले क्या हो गए? कहाँ जाकर छुप गए? पुलिस स्टेशन के अंदर। तो लोगों ने क्या किया? पुलिस चौकी को आग लगा दी। तो उसके अंदर कितने पुलिस वाले मर गए? 21 पुलिस वाले। इस हिंसक घटना को खबर मिलते ही गांधी जी ने बताया कि अहिंसा का मूल नहीं समझने वाले लोगों के हाथ में सत्याग्रह का शस्त्र रखकर मैंने हिमालय जैसी भूल की। क्यों? क्योंकि उनको अहिंसा चाहिए थी, वो हिंसक नहीं करते थे। जो अहिंसा का मूल्य ही नहीं समझते, मैंने उन लोगों के हाथ में क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन दिया, क्योंकि वो क्या थे? अहिंसावादी थे। ऐसा कहकर असहयोग आंदोलन तत्काल वापस ले जाने की घोषणा की। असहयोग आंदोलन का महत्व और उसका प्रभाव। इस आंदोलन को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में भारी सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि बीच में रुक गया। परंतु अपने नकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा लोगों को अधिकारों के प्रति जागृत किया, सरकार की तरफ एक विरोधी वातावरण निर्मित किया। अपनी श्रद्धा को उन्होंने क्या किया? अडिग किया। जो लोग लाठी, दंड, जेल भय आदि क्या हो गया? दूर हो गया। हाँ, क्या हमको लाठी तो पड़नी, हमको जेल तो जाना, ये सब भय क्या हो गया? दूर हो गया। और इस आंदोलन के तहत युवक, स्त्रियां सभी क्या हो गई?
आगे आए और कांग्रेस लोगों की क्या हुई, संस्था बनी, एक संस्था शुरू कर दी। ठीक है, अंग्रेजों की जगह हिंदी को महत्व, अंग्रेजी की जगह अब किसको महत्व देने लगे, हिंदी को। कब, असहयोग आंदोलन के बाद। स्वराज्य दल, फिर स्वराज्य दल की स्थापना हुई। लोगों ने राजनीतिक जागृति को टिकाऊ रखने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद चित्तरंजन दास, मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल की स्थापना की। किसने स्वराज्य दल की स्थापना की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। उनका उद्देश्य धारा सभाओं में प्रवेश कर सरकार की अयोग्य नीति का विरोध करना था। वो धारा सभा में जाते थे और जो सरकार नीति बनाती थी उनका विरोध करते थे। कौन, ब्रिटिश सरकार। स्वराज्य दल के संस्थापकों ने गांधी जी के अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा चलाना, नशाबंदी आदि रचनाएं कार्यक्रम को स्वीकार किया। उस समय आयोजित धारा सभाओं के चुनाव में स्वराज्य दल शामिल हुआ और केंद्रीय धारा सभा और कुछ प्रांतों की धारा सभाओं में स्वराज्य दल के उम्मीदवार चुनकर आने से स्पष्ट बहुमत मिला। मतलब वो भी क्या करने लगे, ब्रिटिशियर्स के साथ साथ धारा सभा में एकत्रित होते हैं। जबकि बंगाल प्रांत के बहुमत नहीं मिला, फिर भी एक बड़े और मजबूत दल के रूप में स्थान प्राप्त कर सका। फिर देखो, मोतीलाल वर्मा, बंगाल प्रांत के नेता चित्तरंजन दास का चयन किया गया। स्वराज्य दल की सरकारी बजट और विधेयक को नामंजूर कर सरकारी अन्यायपूर्ण नीति रीति का विरोध किया, जिससे जनता के प्रश्नों की तरफ सरकार को ध्यान देने को विवश होना पड़ा। जब वो कोई नीति जो हमारे लोग बनाते थे उसको नहीं मानते थे तो सरकार को, जो लोग उग्र होते थे, उनकी तरफ देखना पड़ता था। और उन्होंने क्या किया, सरकार ने एक कमीशन की, साइमन कमीशन नाम उसका स्थापना किया। उसके अंदर 2 वर्ष पहले उनको क्या करनी पड़ी, नियुक्ति करनी पड़ी। धारा सभा में स्वराज्य दल के अनुशासित रूप से कार्य किया, उस संसदीय प्रणाली स्थापित की। भारत में लोगों की पद्धति, संवैधानिक रूप से शासन चलाने की क्षमता, ये सब क्या हो गए, सक्षम हो गए हमारे भारत वाले। स्वराज्य प्राप्ति को अधिक करीब लाने से इस दल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस दल ने, स्वराज्य दल ने, जिसका निर्माण चित्तरंजन दास और मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने किया था। जून 1925 में चित्तरंजन दास का अवसान होने से स्वराज्य दल कमजोर हो गया, मतलब कमजोर पड़ गया। किसके अवसान से, अवसान मतलब मृत्यु। कई सदस्य सरकार को सहयोग देते तो नेशनल दल नामक एक नए दल की स्थापना की। फिर स्वराज्य के बाद क्या आ गया, नेशनल। उसके बाद चुनाव में तो मद्रास प्रांत के अतिरिक्त सर्वत्र उम्मीदवार को भारी पराजय हुई। बिपिन्द्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तो उनके कार्यों को जोरदार आलोचना की थी। तब आपको समझ में आया कि इसके अंदर हमने देखे कौन कौन से आंदोलन होते थे। धन्यवाद।